11th न्यू एडमिशन। विक्रम अपनी सोच से बाहर आता है। तभी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का अनाउंसमेंट होता है। आज से 4 दिन बाद कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, जिसमें सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स अपने न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करेंगे और उन्हें आगे की लाइफ के लिए उन्हें एनकरेज भी करेंगे। साथ में हमारे इस कॉलेज में न्यू टीचर आए हैं, उनसे भी उनका परिचय करवाया जाएगा सभी स्टूडेंट्स से। पार्टी का थीम होगा सीनियर के लिए ब्लैक और रेड। न्यू स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में एंट्री हुई हैं उनकी थीम ब्लैक और पिंक। साथ में सिंगिंग और डांस भी होगा। सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, खासकर न्यू स्टूडेंट्स। कैंटीन में रूही और ईवा अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रही थी। ऋचा ने रूही से कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ इस फ्रेशर पार्टी के लिए, वैसे तुम क्या पहनोगी, साड़ी, सूट या गाउन? मैं तो साड़ी पहनूंगी। अंजलि बोली, मैं भी। रूही ने कहा, मैं भी साड़ी पहनूंगी। ईवा ने कहा, मैं क्या तुम लोगों से अलग हूँ, मैं भी साड़ी पहन लूंगी। चारों हंसने लगी। लड़के बोले, हम तो ब्लैक पैंट पिंक शर्ट पहनेंगे और हमारी साड़ी ब्लैक और ब्लाउज पिंक होगा। और मैं तो डांस का भी प्रैक्टिस करूंगी। और मैं भी। ऋचा और अंजलि ने कहा। रूही, तुम क्या करोगी? मैं भी सोच रही हूँ, डांस ही क्या जाए। और ईवा, तुम क्या करोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम सबको वहां बैठकर एंजॉय करूंगी। लड़कों से पूछा, आप लोगों ने अब तक नहीं बताया आप लोग क्या करेंगे? लड़कों ने तपाक से कहा, हम आपको कंपनी देंगे। फिर सभी हंसते हुए अपना लंच एंजॉय करते हैं। वहीं एक तरफ रीमा और रैना जोगिंदर के साथ मिलकर पार्टी के लिए अपना डिस्कस कर रहे थे। दीपेश मीरा से बात करते हुए, क्या तुम नहीं फ्रेशर पार्टी के लिए तैयारी करोगी? मीरा रौनक की तरफ देखते हुए, हाँ करूंगी ना डांस के, अगर रौनक मैंड्रा साथ दे मैंड्रा पार्टनर बनकर। रौनक ने एक नज़र दीपेश की तरफ देखा, फिर मीरा की तरफ देखा और कुछ कहा नहीं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए, बहुत मजा आएगा। तभी तपाक से दीपेश बोला, छोड़ो इसे, मैं हूं ना तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए। मेरा क्या ख्याल है? नहीं, मुझे तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाना। तभी रौनक वहां से उठकर चला जाता है। रौनक हैंडसम जरूर है पर कुछ बोरिंग सा है। जब से मैं आई हूं इसने मेरी तरफ तो एक बार भी नहीं देखा और न ज्यादा बात की। मीरा बोली, वो ऐसा ही शुरुआत से। दीपेश ने कहा, ऐसा क्यों? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ के लिए। हूं, ओके चलो तुम ही मेरे पार्टनर बन जाना। वहीं दूसरी तरफ मनीषा भी अपने दोस्तों के साथ फ्रेशर पार्टी की तैयारी की अपनी थीम बनाती है। सारंग मनीषा के पास आकर कहा, आज तुम जब से क्लास में आई हो, सुबह से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो और कल भी तुम मुझे छोड़कर जल्दी चली गई थी। मैं पूछ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मनीषा उसकी तरफ देखकर बोली, सारंग ऐसा कुछ नहीं है, कल अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कॉलेज की छुट्टी होते ही मैं अपने घर चली गई थी, इसके लिए सॉरी। ओके अच्छा, अभी मैं जाता हूँ, कॉलेज की छुट्टी के बाद मिलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सभी लड़कियां मनीषा की तरफ देखकर, अब तुमने इस पार्टी के लिए क्या तैयारी कर रही हो? कुछ नहीं ज्यादा, बस वही डांस, सिंगिंग और अपने जूनियर के साथ गेट टुगेदर करना है और उन्हें एनकरेज करना है। पहले भी तो हमने लास्ट ईयर में किया था। हाँ, अब ये हमारी क्लास की और कॉलेज की आखिरी साल है। दूसरी लड़की बोली, अभी तो हमें इसी क्लास में रहना है। 1 महीने बाद हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन भी होगा जहाँ एक रोमांटिक नाटक प्ले होगा, साथ में डांस कॉम्पिटिशन भी। हाँ, इस बार भी मैं ही इसमें जीतूंगी। मैं ही नाटक की हीरोइन बनूंगी और डांस में भी हिस्सा लूंगी। तभी वहां नैना ने अपने मन में कहा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। इस बार डांस कॉम्पिटिशन में ही जीतूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। हमने सुना है इस बार की पार्टी में न्यू टीचर आई मीन सर और मैडम को भी हमसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर तो हमारी विक्रम सर से भी मुलाकात होगी, जिससे हमें उनके चाम का दीदार होगा। वैसे तो वो हमें नजर नहीं आते। आज हमने सुबह से किसी न किसी बहाने से हम क्लास से बाहर गए, जिससे हम उन्हें देख सके, पर वो हमें नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा है वो किस क्लास में पढ़ाने जाते हैं। तभी थोड़ी देर में एक लड़की कैंटीन में भागती हुई आई और बोली, विक्रम सर अभी अभी अपनी न्यू एडिशन जो काफी महंगी लग रही थी, जो इस कॉलेज में किसी के पास नहीं है, वो उस कार में बैठकर गए हैं। साथ में उनके कुछ काले रंग की यूनिफॉर्म और चश्मे लगाए हुए और कान में ब्लूटूथ लगे हुए थे, जो उस कार से पीछे की तरफ थी। सभी उसमें बैठकर चले गए। शायद वो उनके बॉडीगार्ड थे। हाय, क्या विक्रम सर का ऑरा था। मैं तो बार बार आंखें मलमल कर देखने लगी। मनीषा, तेरो तो जबरदस्त बहुत बड़ी वाली लॉटरी लग जाएगी। अगर विक्रम सर तेरे हो गए तो क्या तुम उनकी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी या उनसे शादी करके उनकी पत्नी बनोगी? ऑफकोर्स मैं उनसे शादी करूंगी, उनकी पत्नी बनूंगी। मनीषा ने शर्मा कर कहा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। लंच टाइम खत्म हो गया था। सभी अपनी क्लास में चले गए। अब सपने तो सभी देखते हैं। मनीषा भी विक्रम को पाने और उनसे शादी के देख रही है। इसे भी देखने दो। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद एक रेस्टोरेंट में कोई पीते हुए, बॉस मैंने अपना एडमिशन इस कॉलेज में करवा लिया है और वो भी आपकी क्लास में। बाबा ने भेजा है मुझे आपके साथ रहने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। ये तुम्हारे सब्जेक्ट भी नहीं थे, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर तुमने अपना कॉलेज छोड़कर मेरे कॉलेज में एडमिशन के लिए कैसे मान गई? बॉस, आप हमारी बाबा की धरोहर है, हम उनका कहा नहीं टाल सकते। आप हमारी बॉस है, हमें आपकी हर हाल में आपकी रक्षा करनी है। तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ रूही भी है। ये बात बाबा कैसे भूल गए? ये और कोई नहीं, हमारी हीरोइन ईवा है और दूसरी लड़की मीरा है जो इस कॉलेज की न्यू एडमिशन है। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 12 रक्षक। अब तक आपने पढ़ा, बॉस आप हमारी बाबा की धरोहर है, हम उनका कहा नहीं टाल सकते। आप हमारी बॉस है, हमें आपकी हर हाल में आपकी रक्षा करनी है। तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ रूही भी है। ये बात बाबा कैसे भूल गए? ये और कोई नहीं, हमारी हीरोइन ईवा है और दूसरी लड़की मीरा है जो इस कॉलेज की न्यू एडमिशन है। अब आगे, बॉस अकेले में ही नहीं, आपकी रक्षा के लिए और भी लोग हैं।
ये बाबा भी ना, उन्हें अच्छी तरह से पता है मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। फिर भी मेरे पीछे अपने रक्षक भेज दिए। हाँ बॉस, आपको तो पता ही है, बाबा किसी की भी नहीं सुनते। हम अच्छे से जानते हैं हम लोग बहुत अच्छी मार्शल आर्ट के साथ साथ जूडो कराटो में महारत हासिल है। हमें कोई नहीं हरा सकता। पर भी वो हमारे शुभ चिंतक है। वो हमारे बड़े हैं, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। रूही, क्या तुमने अपने घर वालों को बता दिया है कि तुम बोस के साथ ही उनकी क्लास में अपनी पढ़ाई कर रही हो? मीरा बोली। हाँ, मैंने उनको बता दिया है कि मेरा बोस के साथ ही एडमिशन हो गया है। वो बहुत खुश हुए कि वो अपने बोस के साथ है। ईवा और रूही स्कॉलरशिप ही लेकर आई है जिससे कभी किसी को ये जानकारी न मिले वो कौन है। फिर सभी अपनी कॉफी पीती है। मीरा भी वहां से तुरंत निकल जाती है। तभी वहां रीमा और रैना भी उनके पास आ जाती है। कल हमने हॉस्टल के रूम में शाम को कुछ डिसाइड किया था कि हम आज शॉपिंग पर जाएंगे। क्या तुम लोगों को कुछ खरीदना नहीं है? रीमा ने कहा। अब तो हमें फ्रेशर पार्टी के लिए भी शॉपिंग करनी है, नहीं तो हमें बाद में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। सभी तैयारी में लगे होंगे, इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ क्यों ना फ्रेशर पार्टी की भी आज ही खरीदारी कर ली जाए। आप लोग पार्टी में क्या पहनेगी? मैं और रैना ब्लैक और पिंक का कलर का कॉम्बिनेशन मिलाकर गाउन रेंडी करवाएंगे। और आप लोग? साड़ी। हाँ, हम साड़ी पहनेंगे, ईवा ने कहा। तो क्या तुम्हें खरीदना नहीं है? रैना बोली। रूही ने कहा, हाँ खरीदना तो है। देखो रीमा, तुम ठहरी रिच, तुम सब महंगा खरीदोगी, हम महंगा नहीं खरीद सकते। फिर तुम हमारा मजाक उड़ाओगी, जैसे तुम स्कूल में हमें परेशान करके हमारा मजाक बनाती थी, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मैंने सही कहा ना? रीमा कुछ नहीं बोली। फिर रीमा ने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब हम थोड़ा समझ गए हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और वो सोचने लगती है। फ्लैशबैक, आप हमारा एडमिशन जरूर करवा रहे हैं, हम वहाँ कहाँ रहेंगे? मुंबई जैसे बड़े शहर में। अगर आप वहाँ मेरा एडमिशन करवा रहे हैं तो पापा आप मेरे लिए वहाँ एक अपार्टमेंट का अरेंजमेंट करवा दीजिए। डैड ने साफ मना कर दिया। महेश माथुर, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तुमने कभी पैसों की कद्र नहीं की। तुम्हें मुंह मांगी रकम मिली जिससे तुम अब घमंडी भी हो गई। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें सिर्फ जरूरत के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा और तुम वहाँ जैसे और लड़कियां रहती है वैसे ही तुम रहोगी। हॉस्टल में जिसमें कम से कम 3-4 एक ही रूम में होगी, जो हर नेचर की होगी, और तुम ग्रेजुएशन तक उनके साथ ही रहकर अपनी पढ़ाई करोगी। समझ आई बात मेरी? यू अंडरस्टैंड? रीमा अपनी मोम की एक नज़र उठाकर अपनी मोम की तरफ देखती है। वो कुछ नहीं कहती, जैसे वो अपनी आंखों से कह रही हो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे डैड के खिलाफ नहीं जा सकती। फिर वो अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, जी समझ गई डैड, अब मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूंगी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड गर्ल। प्रेजेंट टाइम। हेलो, कहाँ खो गई? नहीं, मैं इन लोगों को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरे डैड मेरे साथ कैसा ट्रीट करते हैं। रूही फिर से उसे बुलाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? सपनों की दुनिया से बाहर आओ। खून, ऐसा कुछ नहीं है, हम क्लासमेट के साथ साथ एक रूम भी तो शेयर करते हैं। जब तक साथ है, हो सकता है बाद में हमें अपनी कुछ चीजें भी शेयर करनी पड़ सकती है, तो सबको अकेले शॉपिंग करनी होगी। रहना, तुम क्या कहती हो? जैसा तुम समझो। ओके फाइन, ठीक है, फिर चलते हैं। रूही ईवा का हाथ पकड़कर ले गई। सभी लड़कियां मॉल चली जाती है। फोनिक्स मार्केट सिटी मॉल, जो मुंबई का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ महंगा से महंगा ब्रांडेड लग्जरियस सामान खरीद सकते हैं, और चीप से चीप भी। ये मॉल हर उस इंसान के लिए बनाया गया है जिसे सब अफोर्ड कर सके, चाहे अमीर हो या मध्यम वर्ग का हर वो इंसान खरीदारी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम सिंह भी अपनी एक मीटिंग के लिए उसी मॉल में आता है। जब सभी लड़कियां मॉल में पहुंचती है, वहां और भी लोगों से मुलाकात हो जाती है। उसी मॉल में सारंग के साथी, रौनक के दोस्त और मनीषा भी अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है। ईवा और रूही के भी, जो कल ही उनके फैनेट बने थे। रिचा, अंजलि, रमेश और गौतम भी फ्रेशर पार्टी के लिए शॉपिंग के लिए आए हुए थे। वे सभी मिलकर खुश हुए। सारंग ने जब मॉल में मनीषा को देखा, वो तुरंत उसके पास आया और उसे रोककर मनीषा की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, तुमने फिर मुझे अवॉइड किया। जो आज तुमने कॉलेज में लंच टाइम ही तुमने मुझे शॉपिंग पर साथ चलने को कहा था, फिर भी तुम मुझे छोड़कर इस तरह इन लड़कियों के साथ आ गई। ये तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? देखो, तुम्हें ब्रेकअप करना है तो कर सकती हो हमारा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इस तरह अवॉइड करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। मनीषा ने उसकी बात सुनकर अपने मन में, ओ नो मनीषा, तू इस तरह से अपना अभी ब्रेकअप नहीं कर सकती। जब तक विक्रम मुझे नहीं मिल जाता तब तक तो नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा फन करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अभी इसकी जरूरत है। तू इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है? अपनी सोच से बाहर आकर। नहीं सारंग, तुम फिर बुरा मान गए। मनीषा बोली, तुम काम ही ऐसा कर रही हो जो मुझे बुरा लगे। कल मैंने तुम्हारा होटल में इंतजार किया, तुम नहीं आई, तुमने अपना फोन भी बंद कर लिया था, पर उसने ये बात नहीं बताई कि उसके ना आने से उसने किसी और लड़की को हायर कर लिया था और उसके साथ फन किया था। और आज भी तुम सुबह से मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं सारंग, तुम मुझे फिर से गलत समझ रहे हो। बाकी अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स, पेंसिव फेस। 13 साड़ियाँ। अब तक तुम काम ही ऐसा कर रही हो जो मुझे बुरा लगे। कल मैंने तुम्हारा होटल में इंतजार किया, तुमने अपना फोन भी बंद कर लिया था, पर उसने ये बात नहीं बताई कि उसके ना आने से उसने किसी और लड़की को हायर कर लिया था और उसके साथ फन किया था। और आज भी तुम सुबह से मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं सारंग, तुम मुझे फिर से गलत समझ रहे हो। अब आगे एक काम करते हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। इसी मॉल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर कॉफी पीकर बात करते हैं। ओके चलो फिर। 1 मिनट रुको सारंग, मनीषा ने अपनी फ्रेंड से कहा, आप लोग मॉल में जाकर जब अपने लिए कुछ खरीदो, तब तक मैं इस सारंग से निपट कर आती हूँ। फ्री होते ही मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, फिर साथ में मिलकर शॉपिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, तुम बात करके फ्री होकर आओ, तब तक हम अपने लिए कुछ देख लेते हैं। वो सब मॉल के अंदर चली जाती है और सारंग और मनीषा मॉल के ही अंदर बने हुए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं।
दोनों अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं, कॉफी पीते हुए। देखो सारंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे तुम अभी भी गलत समझ रहे हो। सभी को मालूम है हम दोनों का मेंस है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। कल मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी जिससे मैं कल घर जल्दी चली गई थी। और फिर मैंने आज तुम्हें सुबह ही कॉलेज में बताया था कि मैं तुमसे कल क्यों होटल नहीं आ सकी। हाँ, जब मैंने तुम्हें कहा, सारंग ने मनीषा से नाराज होकर कहा। और देखो तुम भी जानते हो कॉलेज में आज ही अनाउंसमेंट हुई फ्रेशर पार्टी के लिए। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी हम सभी लड़कियां डिस्कस करने लगी कि हमें पार्टी को किस तरह हमें अच्छा बनाना है। और पार्टी की थीम भी तो हमें रेडी करवानी है। बस इसी बीच में तुम्हें भूल गई। आई एम सॉरी सारंग, मनीषा ने कहा। अगर फिर तुम मुझे भूली तो सचमुच मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। मैं ब्रेकअप करना मंजूर कर लूंगा, पर कोई मुझे अवॉइड करे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। सारंग ने नाराजगी से कहा। ओके फाइन, मैं समझ गई। तुम्हें खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? करना क्या, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे तुमसे क्या चाहिए? ठीक है, कहाँ आना है मुझे और कब आना है बता देना फोन करके, मनीषा ने कहा। उसी होटल में जहां हम हर बार मिलते हैं। ओके फाइन, सारंग ने मनीषा से कहा। जब तुम फ्री हो जाओ तब मुझे कॉल करके बता देना। देखो सारंग, तुम मुझे जल्दी छोड़ देना, मुझे और भी अपने काम निपटाने हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे के बाद छोड़ दूंगा। कॉफी खत्म हो गई है हम दोनों की। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब हमें चलना चाहिए। सभी हमारा इंतजार देख रहे होंगे। अंडरस्को ओके। चलो चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर अपने अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, वाओ कितना बड़ा मॉल है और कितना बड़ा भी है। मैं तो पहली बार ऐसे मॉल में आई हूँ। ये मॉल कितना सुंदर और कितना बड़ा है। हम तो इस मॉल को 2 दिन में भी पूरा नहीं घूम सकते, रूही ने एक्साइटेड में कहा अपनी फ्रेंड से। हाँ यार, कितना बड़ा है। विक्रम अपने एक प्राइवेट रूम में अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग कर रहा है। वहीं सभी अपनी शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। ईवा अपने आंखों पर लगे मोटे चश्मे से मॉल की चारों तरफ देखती है। वहीं विक्रम प्राइवेट रूम के शीशे के ही पास बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र ईवा पर पड़ती है जो चारों तरफ मॉल को देख रही है, जबकि उसकी फ्रेंड शॉपिंग में करने में मस्त थी। रूही ही ईवा की शॉपिंग करती है। ईवा खुद अपनी शॉपिंग नहीं करती, उसे खरीदारी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से ही ईवा की शॉपिंग रूही करती है। ईवा बस साथ में जाती है। तभी विक्रम की नज़र एकदम ईवा पर पड़ती है। फिर वह अपने मन में सोचता है, जब भी ये लड़की कॉलेज में हो या कहीं भी होती है, मैं अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ। अब ये मॉल में है तो न जाने इसको देखकर मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है। फिर विक्रम अपना सर झटकता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इसकी तरफ नहीं देख सकता। मुझे अपनी डोल को ढूंढना है हर कीमत पर। मुझे आज भी याद है, उसके दाहिने हाथ में एक बर्थ मार्क स्टार की तरह बना हुआ है। उसी से पता चल जाएगा मेरी डोल के बारे में। डोल, तुम कहाँ हो? विक्रम सर, आप कहाँ खो गए? असिस्टेंट ने पुकारा विक्रम को। विक्रम अपनी सोच से बाहर आया। उनकी तरफ देखकर कुछ नहीं, ऐसे ही हूँ। तो फिर आपने इस मूवी के बारे में क्या सोचा है? डायरेक्टर ने पूछा। मैंने आपकी मूवी की कहानी पढ़ी है, काफी अच्छी लगी। देखिए डायरेक्टर साहब, इस मूवी में सभी न्यू एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होंगे। कास्टिंग नई तरीके से होगी। इस फिल्म में जो जरूरी हो वही सीनियर एक्टर्स होने चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। हीरो हीरोइन न्यू होने चाहिए, तभी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और म्यूजिक पुराने डायरेक्टर और सिंगर न्यू, जिनसे उन्हें भी मौका मिले गाने का। विक्रम का जवाब सुनकर डायरेक्टर अपने मन में, मैंने सोनाली खन्ना से वादा किया था इस मूवी में उसे कास्ट करवाऊंगा। उसने मुझे अपना वक्त दिया है। इधर विकी सर को बिल्कुल नए चेहरे चाहिए, तभी विकी सर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर मना करता हूं तो विकी सर नाराज हो जाएंगे और मैं विकी सर को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। ऐसा करता हूं, इस मूवी में अभी उसे काम के लिए किसी भी तरह से उसे मना कर दूंगा, कोई भी बहाना बनाकर, फिर मैं उसे अगली मूवी के लिए मना लूंगा। विक्रम का असिस्टेंट, क्या हुआ डायरेक्टर साहब, आप किस सोच में हो? किस सोच में हो? विक्रम बोला। कुछ नहीं डायरेक्टर साहब ने कहा। डायरेक्टर साहब अपनी सोच से बाहर आए। कुछ नहीं सर, बस किसी सोच में था। वहीं दूसरी तरफ मॉल में, ईवू इधर आ, ये देख टॉप कितना अच्छा है। ये तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा इस ब्लू जीन्स के साथ। हाँ, लग तो सही रहा है। चल इसे पहनकर ट्राई कर। इसमें ट्राई जैसा कुछ नहीं है, इसे तो ऐसे ही ले लें। ऐसा करती हूँ, 3 अपने लिए और 3 तेरे लिए, और इनसे मैनचिक के साथ जीन्स भी ले लेती हूँ। ठीक है रूही, और क्या ले रही है तू? अब पार्टी के लिए साड़ी और पिंक कलर का कपड़ा जिससे साड़ी का ब्लाउज तैयार करवाया जाए। चलो अब साड़ी खरीदते हैं। वो दोनों साड़ी सेंटर पर चली जाती है और अपने लिए 2 साड़ियाँ खरीद लेती है। साड़ी सेंटर पर वहाँ ऋचा और अंजलि भी अपने अपने लिए साड़ी खरीद रही थी। इसी सेंटर में इनकी कॉलेज की सीनियर लड़कियां भी अपने लिए साड़ी और रेड कलर का ब्लाउज के लिए कपड़ा खरीद रही थी, और रेडीमेड पेटीकोट भी। अरे तुम लोगों ने अपनी शॉपिंग अभी तक नहीं की? ऋचा बोली। अरे नहीं, हमने अपने लिए कुछ टॉप और जीन्स खरीद ली है, और हमने पार्टी के लिए साड़ी भी खरीद ली है, रूही और ईवा एक साथ बोली। और तुमने अभी तक अपने लिए क्या खरीदा? हमने भी अपने लिए कुछ ट्राउजर और कुछ इंडियन सूट, मैंने भी अपने लिए कुछ टॉप्स और स्कर्ट ली है, ऋचा और अंजलि बोली। चलो फिर साड़ी खरीदते हैं, हमने अभी नहीं ली है। ठीक है, तुम खरीद लो, फिर बाकी की चीजें साथ में खरीदेंगे। फिर उसके बाद हमें अपने लिए कुछ अपना पसंदीदा चीजें भी खरीदनी है, जैसे अंडरगारमेंट्स और पेट्स वगैरह। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 14 आतंकवादी। अब आगे। फिर सभी लड़कियां अपने पसंदीदा चीजें भी खरीदने चली जाती है। उसी मॉल में अचानक 50 से 60 के करीब टेररिस्ट आ जाते हैं, अपने हाथों में गन मशीन बंदूकें लेकर। सभी अपनी अपनी जगह पर जहां है वहीं खड़े हो जाएं। उन आतंकवादियों में से एक बोला। मॉल के लोग जहां थे वहीं सभी खड़े हो जाते हैं। सभी बहुत डर जाते हैं।
जितने भी लोग थे सिवाय 3 लोगों को छोड़कर ईवा, रूही और रौनक को सभी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। रौनक के भी दोस्त सहम जाते हैं। तभी उनमें से एक बोला, हमने इस मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है अभी वहीं खड़ा रहेगा। अगर कोई भी हिला तो बेमौत मारा जाएगा। शायद ये इनका लीडर है। रूही ईवा से कहती हैं, जो उसके साथ में उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। हाँ, मुझे भी यही लगता है, ईवा ने कहा। ईवा, वैसे कितने लोग होंगे? टेररिस्ट या मॉल के लोग? कह नहीं सकते। मॉल में कितने लोग हैं? मुझे लगता है करीब 50 या 60 लोग होंगे। और मॉल की शॉप के हिसाब से इसमें कम से कम इस वक्त 500 या 600 के हिसाब से इसमें पब्लिक होगी। हाँ ईवू, तुम सही कह रही हो, रूसी बोली। उनके बराबर में ही उनके करीब इस वक्त रौनक था, जो इन दोनों की बातें सुन रहा था। रौनक, तुम दोनों को डर नहीं लग रहा है? हम लोग कैद कर लिए गए हैं। रूही एक नज़र ईवा की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर रौनक से बोली, नहीं, हमें डर नहीं लगता। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़े सकते। मजाक कर रही हो? नहीं, हम मजाक नहीं करते। क्यों, तुम क्या दूसरी ग्रह के प्राणी हो? रूही रौनक को घूर कर देखती है। अगर तुम्हें बंदूक की गोली लगेगी और तुम मरोगी नहीं। ओके ओके, आई एम फाइन। मैं तुमसे अब कुछ नहीं कहता। डायरेक्टर साहब कुछ देर पहले मीटिंग खत्म करके चले गए थे। मॉल के प्राइवेट रूम में अब तक विक्रम को जानकारी मिल गई थी, मॉल को हाईजैक कर लिया गया है। आज विक्रम के साथ सिर्फ 4 ही बॉडीगार्ड थे, जो आतंकवादियों के लिए कम थे। विक्रम ने देखा मॉल के 3 फ्लोर पर इकट्ठी भीड़ के हिसाब पब्लिक 500 या 600 होगी। वहीं एक आतंकवादी ने अपने फोन से किसी को कॉल करके कुछ कहा। देखते ही देखते वहां और भी अपनी गन मशीनों से लैश आतंकवादी दौड़ते हुए और आ रहे थे। उन आतंकवादियों को देखकर बच्चे रोने लगे और बड़े डर की वजह से घबरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा की भी फ्रेंड और खुद भी बहुत घबरा रही थी। सारंग तो अपने एक दोस्त के साथ पहले ही मनीषा से बात करके मॉल से वापस चला गया था। उसे तो कुछ नहीं पता। रीमा, रैना, ऋचा और अंजलि तो सिसक रही थी, आपस में बोल रही थी, आज हम नहीं बचेंगे। हमारी तो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब क्या होगा हमारा? पता नहीं क्या होगा। अब आतंकवादी कम से कम 200 के करीब हो गए। सभी आतंकवादियों ने सबके फोन छीन लिए थे। विक्रम का फोन नहीं ले पाए, क्योंकि विक्रम को ये बात मालूम थी, ये आतंकवादी पहले फोन ही छीनेंगे। तभी विक्रम ने उनके अपने पास आने से पहले अपने असिस्टेंट जीवेश से एक टेप का टुकड़ा लेकर टेबल के नीचे अपना फोन और अपनी साथ में रिवॉल्वर चिपका दी। उसी में जीवेश ने भी अपनी रिवॉल्वर छिपा दी। फोन नहीं छिपाया, नहीं तो आतंकवादियों को शक हो जाएगा कि इन लोगों के पास फोन है, इसलिए एक के पास होना जरूरी था। इसीलिए जीवेश सिर्फ अपनी रिवॉल्वर ही छिपाता है। अब चुपचाप विक्रम, जीवेश और उसके बॉडीगार्ड आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए प्लान बनाते हैं, किस तरह मॉल की पब्लिक को कैसे बचाया जाए। विक्रम अब तक आतंकवादियों से लड़कर कैसे उनसे निपटना है, अपने प्राइवेट रूम में। वहीं नीचे फ्लोर पर एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों पर मास्क लगा हुआ और ब्लैक फूल जैक टाई अप यूनिफॉर्म, और साथ में दूसरी लड़की के भी मास्क लगा हुआ है, वो भी जैक टाई अप यूनिफॉर्म पहने हुई थी। 10 मिनट ही हुए थे, वहां उनके बीच एक लड़की और उसके कुछ साथी आंखों में मास्क लगाकर और वैसी ही सबकी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो लड़की उन 2 लड़कियों के पास आकर वो लड़की पहली लड़की से बोलती है, बोस आप ठीक है ना? और रूही तुम? हाँ मैं भी फाइन। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके फाइन। हाँ, ये और कोई नहीं ईवा है, और जो अपने कुछ साथियों के साथ आई है वो मीरा है। मीरा, बोस अब क्या करना है? ईवा, अभी कुछ नहीं, हम लोगों को अभी ये देखना है इनका मोटिव क्या है, ये आतंकी क्या चाहते हैं। जब तक इनका मोटिव नहीं पता चलेगा हम इनसे उलझ नहीं सकते। आप हथियार तो लाई है ना? और मेरी शैडो गन जो बाबा ने मेरे लिए बहुत ही स्पेशली बनवाई है, जो सिर्फ मेरे ही हाथों से कंट्रोल होती है और कोई भी नहीं छू सकता है। हाँ बोस, ये रही आपकी शैडो गन। ईवा के अपनी गन ले लेती है। ईवा के हाथों में गन आते ही अपने मालिक के हाथ में आते ही जनरेट हो जाती है। इस गन के बारे में हम बात बाद में करेंगे। कुछ देर में आतंकवादियों में से एक की आवाज आती है, जो इनका लीडर है, जाओ जाकर लाइव टेलीकास्ट करके दिखाओ भारत सरकार को। कल बहुत खामोशी चल रही है, क्यों ना फन मजा किया जाए। मुझे ना ये शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तभी एक उनमें से एक आतंकी एक मोबाइल से टेलीकास्ट करते हुए न्यूज चलवाता है। साथ में भारत सरकार से कहता है, देख लिया, अभी तो हमने इन्हें हाईजैक किया है। अगर सरकार ने हमारी बात ना मानी तो हर 1 घंटे में सिर्फ 1-2 ही मारे जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लाशों की गिनती बढ़ती जाएगी, 2 से 4 कर दी जाएगी। हम आपको अभी 1 घंटा देते हैं, हमारे सरदार को छोड़ दिया जाए, नहीं तो लाशें गिनना स्टार्ट कर दे। उधर पूरे भारत में मोबाइल में, इंटरनेट और टीवी में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। देशवासी परेशान हैं, आपस में चर्चा है, क्या भारत सरकार एक आदमी के लिए 500 लोगों को बचाकर उन आतंकवादियों के सरदार को छोड़ देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार से वीडियो कॉलिंग से चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली केंद्रीय में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री और भी मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं क्या करना चाहिए। तभी भारत के राष्ट्रपति जी आदेश देते हैं। राष्ट्रपति जी ने महाराष्ट्र की पुलिस को रिमांड लेते हुए मॉल को सुरक्षित करने का ऑर्डर दे दिया। साथ ऐलान कर दिया, अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत की तीनों सेनाओं को मॉल की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। हम अपने किसी भी भारत के नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये सब आधे घंटे में निपट जाना चाहिए, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इधर मॉल में जब ये नजारा ईवा और उसकी टीम देखती है, उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। आतंकवादियों से लड़ने के लिए टकरा जाती है। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स च 15 अटैक। अब आगे ईवा ने अपनी टीम को अपने पास बुलाकर कुछ इशारा किया कि हमें कब इन लोगों पर अटैक करना है। पहले हमें ये देखना है कि ये आतंकवादी कहां कहां पर मॉल में तैनात हैं, और आप सभी की ये कोशिश होनी चाहिए, मॉल के किसी भी इंसान को जरा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। इन लोगों ने हमें 1 घंटे का समय दिया है और हमें इन लोगों को सिर्फ आधे घंटे में ये सब खत्म करना है। और हाँ, साथ मुझे आप लोग भी सुरक्षित चाहिए, एक को भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। ओके बॉस। सभी अपनी अपनी पोजीशन लेने चले जाते हैं। मीरा, बोस आप भी, हमारी पूरी जिम्मेदारी है।
मैंने अमित सर को भी फोन कर दिया है, वो भी कुछ देर में अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। ओके, वहीं रौनक इन सबको बड़े गौर से देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। ये कौन लोग हैं जो ब्लैक यूनिफॉर्म और मास्क वाले? अभी तो यहाँ ये नहीं थे, अचानक ये कहाँ से आ गए? वो फिर अपने मन में सोचा, क्या ये दूसरे मिशन के दुश्मन तो नहीं है? वो उन्हें दूर से देख रहा था। फिर वापस उसने अपने सर को घुमाया और मॉल के लोगों को डरते सिसकते हुए देख रहा है। तभी उसे अचानक अपने दिमाग पर जोर लगाया। उसे अपने पास से ईवा और रूही नजर नहीं आई। वो हैरान था, ये कहाँ गई? ऐसी सिचुएशन में ये लड़कियां कहाँ गायब हो सकती है? वो डरने और घबराने लगा और वो अपने चारों तरफ हिम्मत करके मॉल की तरफ देखने लगता है। शायद वो उसे दोनों लड़कियां नजर आ जाए। न जाने ये लड़कियां कहाँ चली गई। कुछ ही देर में अमित भी अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉल से बाहर खड़ा था, अपने बॉस के इशारा पाने के लिए। साथ में अब तक महाराष्ट्र की भी पुलिस चारों तरफ फैल चुकी थी, पर वो अंदर नहीं जा रही थी। आतंकियों के लीडर ने सख्त हिदायत दी थी, अगर सरकार ने जरा भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम जरा भी सोचने का मौका नहीं देंगे और हम गोलियां चलाना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये नहीं देखेंगे कितने लोग मरेंगे, इन सब की मौत की जिम्मेदार आप खुद लोग होंगे। यही सोचकर मुंबई के कमिश्नर ने कुछ प्लान करने लगे, कोई गलती हो और हम हमला करें। डीएसपी साहब, ऐसे तो देर हो जाएगी, हम वेट नहीं कर सकते, हमें कुछ तो करना होगा। आप जानते हैं वो कम से कम 200 है। हाँ, हम जानते हैं वो करीब 200 हैं। फिर भी आप कह रहे हैं हम और रुक जाए। कमिश्नर, ठीक है 15 मिनट और देखते हैं। अब तक तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भी मंत्री पहुंच गए। देश में हर टीवी न्यूज चैनल पर यह खबर छाई हुई है। सभी की नज़र उसी न्यूज पर है और सोच रहे हैं अब क्या होगा, कैसे इन आतंकियों से छूटेंगे। अंदर का नज़ारा बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। मॉल में सभी आतंकियों ने उनके मोबाइल लेकर एक तरफ इकट्ठे करके उनमें आग लगा दी थी। मॉल के सभी लोग अपने मोबाइल को जलते हुए देख रहे हैं। अपने मन, क्या हम सच पाएंगे या इनका शिकार बन जाएंगे? ओ गॉड हेल्प मी, कोई हमारी मदद करो, हमें इनसे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ ईवा ने एक आतंकी पर अटैक कर दिया था। अब रूही और मीरा भी अटैक कर चुकी थी। सभी ने अपनी पोजीशन ले ली थी। पर ये क्या, आतंकियों के एक आदमी धड़ धड़ गिरते जा रहे थे। आतंकियों को समझ नहीं आ रहा, उनके साथ ही लगातार गिरते जा रहे और ये भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब कर कौन रहा। पलक झपकते ही आतंकी मारे जा रहे, ना कोई बंदूक की आवाज, ना कोई किसी के चीखने की आवाज। जैसे उनका प्लान फेल नजर आते हुए अपने मन में ये क्या हो रहा है। पलक झपकते ही उसके 50 आदमी मारे जा चुके हैं। आतंकियों का लीडर पहले तो बहुत हैरान और फिर तुरंत अपनी लाल आंखों से आग बरसाते हुए वहीं मॉल के बीच में जोर से चीखते हुए, आ कौन है ये सब कौन कर रहा है? बाहर निकल के आओ। वहीं मीरा ने अमित को बुलवा लिया था। अमित अपने साथियों के साथ उन्हें कुछ इशारा करके छिपते हुए मॉल के अंदर चले गए। रौनक ये नज़ारा देख रहा था, सोचने लगा, अब ये लोग कौन है जो पीछे से छिपते हुए आ रहे हैं? ये लोग तो वैसे ही ब्लैक यूनिफॉर्म और मास्क लगाए हुए हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था। दरअसल रौनक पीछे की साइड बीच में बैठा हुआ है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने और उनकी टीम को कुछ नहीं पता चल रहा था कि मॉल के अंदर क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कमिश्नर कब आदेश दे अंदर जाने के लिए, जिससे आतंकवादियों पर वो हमला कर सके। इधर मॉल में लगातार आतंकियों की लाशें गिर रही थी। आतंकियों का लीडर अब बौखलाने लगा, वो बस चिल्लाए जा रहा था। इधर, अमित बोस आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप अंदर कैसे आ पाए? मैंने तो आपको अभी नहीं बुलाया था। हाँ बोस, आपने आने का इशारा नहीं किया था, हमें मीरा ने अंदर आने का इशारा किया था, उसने ही हमें फोन किया था। आतंकी तो बहुत ही स्ट्रिक्टली से मॉल में पहरा दे रहे हैं और आपने हमें भी ढूंढ लिया। ईवा, बोस आप जानती है हमें आपको सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। हमें आपकी हर हाल में सुरक्षा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जानती है हमारे लिए कोई भी पहरा हमें नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी खतरनाक पहरा क्यों ना हो। हम हमारी टीम बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेती है। आप जानती है हमें कमांडो की कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा वो सब ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। आप अभी रूही, मीरा और उसकी टीम को देखिए, वो सभी सुरक्षित होने चाहिए। आप जानते हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। ईवा, ठीक है बोस, मैं चलता हूँ उनकी तरफ। अमित, इधर जब आतंकियों की लाशें गिरते हुए देख रहे थे मॉल की पब्लिक, जब ये नज़ारा देखती है सब हैरान हो जाते हैं। जो अब तक डरे और सहमे से खड़े थे, अब उनके चेहरों पर अब डर नहीं था। वो ये सब सोच ही रहे थे कि कोई तो आए और उन्हें बचाएं, नहीं तो न जाने पहले किसका नंबर था मौत का आतंकियों से। शायद भगवान ने अब हमारी सुन ली। इधर रौनक, उसके दोस्तों का भी यही हाल था, न जाने अब क्या होगा। मनीषा और उसकी सहेलियां भी यही सोच रही थी। रीमा, रैना, ऋचा और अंजलि का भी रो रो कर बुरा हाल था कि अब क्या होगा। अब उन सबको खुशी हो रही थी कि उनकी जान बच जाएगी। उन लाशों को देखकर अमित रूही, मीरा और उनके साथियों के पास आया और उनसे पूछा, सब ठीक है ना? और आप लोग भी? हाँ हम ठीक है। आप यहाँ कैसे? आपको तो बॉस के पास होना चाहिए। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स।